So welcome to another chapter of CA Inter Finance टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। सो आज हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा फाइनेंस रेज करना है, रेज करना है, रेज करना है। सो हम देखेंगे कहाँ से हमें फाइनेंस रेज करना है, पैसा कहाँ से मिलेगा। चलो सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ मार्क कर रखी है। सो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, हो सकता है शायद एक नहीं दो लेक्चर लग जाए इसके लिए। थोड़ा सा फास्ट पेस पे जाएंगे एंड इन डेप्थ रिवीजन करेंगे फटाफट कि क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो तो भी आपको डेफिनेटली हर एक एक शब्द समझ में आएगा। चलो सो चैप्टर का ओवरव्यू है बेसिकली इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स, डिवेंचर, डेट, बॉन्ड, लोन्स एंड अदर्स। अदर्स में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स है। सो आपको बेसिकली देखना है कि ये इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स होते क्या है। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे बहुत बढ़िया से इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स क्या होता है। मैंने आपको समझाया था, एक एग्जांपल देखे कि मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे अंकल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इनको अब इन डेप्थ पढ़ेंगे कि इनका फाइनेंस कैसे हो सकता है, कॉस्ट कैसे लगता है, रिटर्न क्या देना है। चलो सो सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड्स एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस। सो हमारे फाइनेंशियल नीड्स बिजनेस के क्या क्या है एंड फाइनेंशियल सोर्सेज क्या है। नीड्स मतलब हमें अप्लाई कहाँ कहाँ करना है एंड सोर्सेज मतलब कहाँ से पैसा हमें लेके आना है। सो चलो सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड्स। हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए हो सकता है, हमें मीडियम टर्म के लिए हो सकता है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हो सकता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इन तीन टर्म्स के लिए हमें पैसा चाहिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 से 10 साल के लिए। मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 से 5 साल के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 0 to 1 ईयर्स के लिए, अप टू 12। इसको आप कई बार 12 से 15 महीने के लिए लोगे तो भी शॉर्ट टर्म ही कहा जाएगा। अगर आपने 15 महीने के लिए पैसे लिए हैं तो उसको आप लॉन्ग टर्म नहीं बोल सकते, उसको आप शॉर्ट टर्म ही बोलोगे। 12 से 15 महीने के लिए पैसे लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स कहा जाता है। सो लॉन्ग टर्म जो नीड्स है हमें वो कहाँ चाहिए होता है, हमें क्या केटर करेगा। सो लॉन्ग टर्म नीड्स जो है वो हमारा जाएगा बेसिकली हमारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। केपेक्स के लिए पैसा हमें लॉन्ग टर्म में चाहिए होता है। हमें मशीन लेनी है, हमें लैंड लेना है, हमें इक्विपमेंट्स लेने हैं, हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती है। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगला है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के लिए पैसा केपेक्स भी हो सकता है या वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। हो सकता है हमें कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट लेने हो जिनकी लाइफ 2 साल, 3 साल, 5 साल हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ी हो कि हमें वर्किंग कैपिटल तो चाहिए बट चाहिए हमें 12 महीने के से ज़्यादा, 15 महीने से ज़्यादा, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। एंड शॉर्ट टर्म होता है प्योरली एंड प्योरली वर्किंग कैपिटल। हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जो चाहिए होता है, एकदम शॉर्ट टर्म में जो हमें पैसा चाहिए होता है 12 से 15 महीने के लिए, उन्हें कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। चलो सो लिखा हुआ है आपको, आप देख लेना। विच आर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 से 10 साल। फाइनेंस परमानेंट और हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल। हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है वो वर्किंग कैपिटल जो कभी बिजनेस से विड्रॉ ना किया जाए। हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का मतलब वो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस से कभी ना विड्रॉ किया जाए। हमें बिजनेस में हमेशा वर्किंग कैपिटल की नीड चाहिएगी, फिर हम चाहे उसे सोर्सेज से रिप्लेस करते जाए, 1 साल के टर्म से हम रिप्लेस करते जाए, या हम वैसा कुछ फंड उठा ले जो हमें 10 साल 15 साल तक रीपे ना करना हो और वो हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करें। चलो सो मीडियम टर्म का मतलब होता है नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। जो 5 साल तक होता है उसे मीडियम टर्म कहा जाएगा। एंड जो वेरी शॉर्ट टर्म, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इनको मैनेज करने के लिए चाहिए, इसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म फंड्स। सो आप ध्यान रखना, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ लिखा है देखो, दे अराइज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर। 1 ईयर सो 1 साल से 12 महीने 15 महीने को भी शॉर्ट टर्म ही कहा जाता है। सो ये वो हुआ। सो अब हमें देखना है कि किस स्टेज पे हमें कौन सा फंड यूज़ करना है। अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या हम डेट ले ले, बहुत सारा हैवी डेट हो जाए, क्या हम इक्विटी रेज करें, क्या हम अनसिक्योर्ड लोन ले,
क्या हम सिक्योर्ड लोन ले, प्रॉपर्टी हमारे पास है, सो किस स्टेज पे बने बिजनेस पे हमें कौन सा कैपिटल रेज करना है वो हम बात करते हैं। सो अगर आप वेरी अर्ली स्टेज पे हो, आपका अगर न्यू स्टार्टअप है, तो आपका पहली बात तो हाई अनसर्टेनिटी होगी, आपके पास प्रॉफिट्स है नहीं, आपको नो प्रॉफिट्स, आपके पास प्रॉफिट्स है नहीं। सो क्या आप डेट एक्चुअली सर्व कर पाओगे, क्या आप इंटरेस्ट को सर्व कर पाओगे, क्या आप डेट का टाइमली रीपेमेंट कर पाओगे? इसके लिए आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड दिया गया है इक्विटी। सो आपको इक्विटी लेना है, मेनली एंजल फंड कहा जाएगा उसे। अगला है ग्रोथ स्टेज, या आप हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी। अगर आप हाई टू मॉडरेट, अगर आप स्टार्टअप ही है बट आपको 2 साल 3 साल हो चुके हैं, अगर आप उस मॉडरेट स्टेज पे आ गए हैं जहां आप आपका डेट चुका सकते हो, सो आप डेट की तरफ भी आंख घुमा सकते हो, डेट भी ले सकते हो। अगर आप ग्रोथ स्टेज में हो कि आपका प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, सो वहाँ आपको डेफिनेटली वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी की रेस करना चाहिए। यहाँ पे आप डेट भी रेस कर सकते हो, लिख दो आगे मे बी, आप डेट भी रेस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको प्राइवेट इक्विटी को किक इन करना है, सो आपको आपकी बिजनेस का कुछ पार्ट वैल्यूएशंस आपको इक्विटी उनको देनी पड़ेगी। पर अगर आपको इक्विटी बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है, अगर आपको इक्विटी को पता है कि वैल्यूएशंस बढ़ने वाली है, सो वाई टू गिव इक्विटी, डेफिनेटली गो फॉर डेट, डेट ही लेना चाहिए, इक्विटी नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी इक्विटी की वैल्यूएशंस ड्रास्टिकली बढ़ रही है, अगर आप स्टेबल स्टेज पे आ गए हो कि मेरे प्रॉफिट स्ट्रीमलाइंड है, फिक्स्ड प्रॉफिट्स है, लो अनसर्टेनिटी, मेरे प्रॉफिट्स फिक्स्ड है कि बिजनेस कितना भी चल जाए, खराब चले अच्छा चले, मेरा प्रॉफिट इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ये मेरे प्रॉफिट का पीक है, या ये मेरा प्रॉफिट स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलने वाला या इससे कम भी नहीं निकलने वाला, तब आप डेट ले सकते हो कि भाई फिक्स्ड प्रॉफिट है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जाएगा, मेरा डेट सर्व हो गया। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज। जो हमारे फाइनेंस के सोर्सेज है उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि हम किस नेचर का पैसा उठा रहे हैं, किस फॉर्म में उठा रहे हैं। चलो, सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन बेसिक सोर्सेज। तो आपके बेसिक सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। वो पैसा जो आप बाहर वालों से उठाओ उसे एक्सटर्नल सोर्सेज कहा जाता है, एंड वो पैसा जो आप इंटरनल सोर्सेज से उठाओ उसे इंटरनल कहा जाता है, जो पैसा अंदर से ही रेज हो जाए। चलो, ऐसा कौन सा पैसा होगा? बाहर से उठाने वाला शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को आप दो तरह से उठा सकते हो। द फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस। पहले आप इक्विटी शेयर उठा लो, दूसरा प्रेफरेंस शेयर उठा लो। सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर मेजरली एक्सटर्नल सोर्सेज, जहां आपको इक्विटी देनी पड़ती है, आपके बिजनेस की ओनरशिप देनी पड़ती है। ये हुआ शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर में भी होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है आपके बिजनेस में डे टू डे डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। सो दीज आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स का एक मेंबर, मेजर शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में होता ही है, वो हेल्प करता ही है। अगला चलते हैं अपन अपने डेट और बोरोड कैपिटल। आपको पैसा अगर डेट लेना है, आपको पैसा बोरो करना है, सो बोरो करने में आप किस किस वे से पैसा बोरो कर सकते हो? पहला होता है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम एफआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स हो गई, एंड अदर्स में आ जाएगा एनबीएफसी भी एफआई हुआ, अदर्स में आ गया अनसिक्योर्ड, ये आ गया बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। सो ये हुई लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। अब आए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट। हमें किस मेच्योरिटी पे पैसा देना है, हमें पैसा चुकाना कब है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा हमें 5 साल बाद चुकाना है, 10 साल बाद चुकाना है, 1 साल बाद चुकाना है। सो हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मेच्योरिटी को देख के भी पैसा रेज कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म पैसा जो होता है उसमें कौन कौन से सोर्सेज हम रेज कर सकते हैं? सो लॉन्ग टर्म के लिए क्या अपन डेट लॉन्ग टर्म में रेज कर सकते हैं? कोई भी हमें 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए डेट नहीं देगा, बट जो इक्विटी ओनर्स होते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं, वो 15 साल, 20 साल के लिए आपको डेट देंगे। सो वेरी लॉन्ग टर्म अगर आप जाओगे 15 साल, 20 साल के लिए, डेट इज नॉट अवेलेबल। डेट इज अवेलेबल ओनली फॉर मैक्सिमम 5, 7, 8 ईयर्स तक। 10 साल का अगर टाइम आ जाता है तो डेट वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। सो एट मैक्स 8 ईयर्स तक डेट आपको अवेलेबल रहता है।
सो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर रेज करना है, यू कैन रेज योर शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आप रिटेन अर्निंग्स जो इंटरनल है वहाँ से, अच्छा ये अपना रह गया था, इंटरनल सोर्सेज में मेजरली रिटेन अर्निंग्स होती है जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स, जो आपने पिछले साल में कमाया है, जो आपने पूंजी जमा की है, उसको बोला जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर, एंड वो होता है मेजरली रिटेन्ड अर्निंग्स। सो यहाँ से भी आप पैसा, अगर आपके पास फ्री पैसा पड़ा है, फ्री कैश कुछ एफडीज में पड़ा है, तो वहाँ से आप उठा सकते हो, उसको आप सामने ओडी ले सकते हो, या उसको आप ब्रेक करके आपके पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। अगला आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, वेंचर कैपिटल, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक होल न्यू वे ऑफ फाइनेंसिंग है, ये हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ नाम देखते हैं कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लाइक यूरो, फॉरेन करेंसी लोन्स एंड अदर थिंग्स। सो मीडियम टर्म के लिए अगर आपको पैसे लेना है, सेम टू सेम चीज़ें आएगी, प्लस इसमें आप डेट और लीज भी ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे होगा, ये रहा लीज, फिर चाहे फाइनेंसिंग हो, हायर परचेज हो, कुछ भी हो, लीज वाला पैसा यहाँ आ गया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये फॉरेन करेंसी के लोन्स होते हैं, जो बाहर से हम पैसा उठाते हैं वो होते हैं। यूरो इशूज़, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, सो ये कुछ नई चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कमर्शियल बैंक्स लोन्स ये भी आप डाल सकते हो। सो ये इसके अलावा पैसा यहाँ पे कुछ न्यू है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड क्रेडिट, ये मेजरली वर्किंग कैपिटल वाला हुआ। सो आप जब क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदते हो एंड उनको बोलते हो कि मैं तेरे को 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, मैं तेरे को 3 मंथ्स के बाद पेमेंट दूंगा, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो वो हो गया ट्रेड क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक वर्किंग कैपिटल, कॉमर्शियल बैंक से एडवांसेस ले लिए, कस्टमर से हमने एडवांस ले लिया। सो ये सारा चीज़ें इसमें कवर होता है। इन डेप्थ हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे आगे। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो बेसिकली शेयर कैपिटल और डेट हो सकता है। मैंने आपके लिए चीज़ें यहाँ मार्क कर रखी है कि आपको सिर्फ इतना इतना वर्डिंग्स याद रख लो, एग्जाम में अगर ये वर्डिंग्स छाप के आ जाओगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। आपको शायद फुल में से फुल मार्क्स भी मिल जाए अगर आपने ये वर्ड्स एग्जाम में छाप दिए तो। बहुत टफ वर्ड्स नहीं है, ईजी वर्ड्स है, वो वर्ड्स याद रखना आप। सो चलो, पहला है ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। ओनर्स कैपिटल, इक्विटी कैपिटल हम पहले चैप्टर में समझ चुके हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट का बेसिक मीनिंग। अब हम चेक करेंगे इनके फीचर्स क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों इक्विटी रेज करना चाहिए, क्यों इक्विटी रेज नहीं करना चाहिए। हम प्रोज एंड कॉन्स रीड करेंगे एंड साथ में हम देखेंगे कुछ इनके फीचर्स के ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं। सो पहला है सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। सो इक्विटी जो है इट इज़ आवर सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। इक्विटी को हमें कभी भी रीपे नहीं करना है। एज अपने लास्ट एग्जाम्पल में जो था फादर्स फंड, वो था इक्विटी, उन्हें हमें कभी रीपे करने की ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज अ परमानेंट कैपिटल। दूसरा है अंडरटेक द हाईएस्ट रिस्क। याद है हमारे पापा ने कहा था कि बेटा पैसा बढ़े ना बढ़े, डूब भी जाए तो मैं तेरे से नहीं मांगूंगा। सो पापा ने बिग कॉल लिया अपने बेटे पे, उनको हाईएस्ट रिस्क लिया कि अगर पैसा डूब भी गया तो आई डो नॉट नीड टू वरी, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा फंड्स है। अगला एंटाइटल टू डिविडेंड्स, इक्विटी वालों को अपन डिविडेंड देते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन डेट, सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर आप डिविडेंड देते हो टू प्रेफरेंस शेयर्स और टू इक्विटी शेयर्स, so it is not a charge, it is an appropriation of profit। इसका मतलब कि हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसको चार्ज नहीं कर रहे, हम उसको प्रॉफिट के सामने अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। हम ओनर का पैसा ओनर को दे रहे हैं, हम प्रॉफिट कम नहीं कर रहे। चार्ज का मतलब हुआ टू रिड्यूस प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कम नहीं कर रहे, हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन हुआ
डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अगला आता है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप के केस में जो शेयर होल्डर्स है कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम ऑन एसेट्स आफ्टर द क्लेम्स ऑफ अदर सप्लायर्स हैव बीन मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हमें बाहर वालों का पैसा चुकाना है, फिर हमें अंदर वालों का पैसा चुकाना है। बाहर वाले बोले तो जो डेट देने वाले हुए उनका पैसा एक बार रीपे हो जाए, फिर हम इक्विटी को पेमेंट के लिए जाएंगे। चलो अगला है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज यूजुअली हाईएस्ट क्यों? अपन समझे थे कि अगर अपन डेट रेस करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए होता है, मुझे सामने डेट 3 लाख का मैंने डेट चुका दिया, उसके बाद मैंने डेट के बाद मैंने कुछ प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया, एंड बाकी जो प्रॉफिट बच गया सारा का सारा मुझे इक्विटी वालों को चुकाना पड़ेगा। सो इक्विटी वालों की कॉस्ट जनरली डेट एंड प्रेफरेंस से बहुत 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 हायर होती है। अगला है, एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं इक्विटी शेयर्स से पैसा रेज करता हूं तो मुझे क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला है परमानेंट सोर्स, अपन देख चुके हैं। नॉट रिडीमेबल, नॉन रिपेएबल, यहाँ लिख दो नॉन, या रादर लिखो नो रिपेमेंट, नो ऑब्लिगेटरी रिपेमेंट। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 10 साल 5 साल 15 साल में इसको चुका ही देना है, मेरा कोई ऑब्लिगेटरी रीपेमेंट इसके लिए नहीं है। अगला है, रेज सम मनी फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप केपेक्स के लिए इक्विटी रेज कर सकते हो, क्योंकि केपेक्स का जो होता है कैपिटल वो हमें जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, एंड प्रेफरेंस एंड डिवेंचर वाले 15 साल 20 साल वेट नहीं करते, उनको उनका पैसा अगले 5 साल 7 साल के अंदर वापस चाहिए होता है। सो अगर हमें केपेक्स करना है तो हमें इक्विटी ही रेज करना पड़ेगा। इसके बाद है, नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड्स। सो डिविडेंड इज ऑप्शनल, ऑप्शन टू पे डिविडेंड्स। क्यों ऐसा है? ऐसा तो फिर कोई कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करेगी। अरे पे नहीं करेगी तो अक्यूमुलेट होता जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप में जाएगी, बंद हो जाएगी, तब उसको सब कुछ मिल जाएगा। सो कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, रादर डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस में उनको ऑब्लिगेशन सर्व करना पड़ता है। अपन ने अपने एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से इसको समझा था। उसके बाद अगर कंपनी को फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम इक्विटी इशू कर लिया, वापस उसको नए शेयर होल्डर्स ना लाके पुरानों को इशू करना है, सो इट कैन इशू राइट, वो राइट्स इशू कर देगी कि मैं पुराने शेयर होल्डर्स को एक हक देता हूं कि आपको अगर शेयर्स चाहिए तो आप आके मेरे से पहले ले जाओ, आपको नहीं चाहिए तब मैं बाहर वालों को इशू करूंगा। इसको कहा जाता है राइट इशू। चलो डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्वेस्टर फाइंड इट रिस्कियर, थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है, पैसा पूरा डूब भी सकता है, पैसा ग्रो भी हो सकता है, सो ये रिस्की है। अनसर्टेन डिविडेंड पेमेंट्स एंड कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन मतलब होता है प्राइस अप्रिसिएशन, यहाँ लिख लो, कैपिटल गेन का मतलब होता है प्राइस अप्रिसिएशन। सो प्राइस अप्रिसिएशन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अनसर्टेन। डिविडेंड पेमेंट जो है एंड जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। नेक्स्ट है द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिड्यूसेस द ईपीएस। अगर मैं इक्विटी शेयर्स बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे अर्निंग्स अगर 1,000 रुपये की है या मान लो 10,000 रुपये की है, एंड मेरे नंबर ऑफ शेयर्स अगर 2,000 है, सो मेरा ईपीएस क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर आएगी मेरी 5 रुपीज़ की। कैसे किया? 10,000 डिवाइड बाई 2,000, मेरा 5 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आया। वहीं अगर इस 10,000 की अर्निंग्स के सामने मैं बोलूँ कि मेरा अगर 4,000 शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स है तो कितना आएगा? 10,000 डिवाइड बाई 4,000, ये आएगा 2.5। सो जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ईपीएस मेरा घट जाएगा। सो इसमें यही लिखा है कि इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स रिड्यूसेस द अर्निंग्स पर शेयर। अगला है, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स कैन ऑल्सो रिड्यूस ओनरशिप एंड कंट्रोल।
चलो कैसे देखते हैं। अगर मेरे एग्जिस्टिंग करंटली मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, इसमें एक शेयर होल्डर है जिसका राइट है 5,000 यानी 50%। 50% शेयर्स एक ही बंदा होल्ड करता है। अगर मैं अब 10,000 की जगह 5,000 शेयर्स नए इशू करता हूँ, टोटल हो गए 15,000 शेयर्स, तो इसमें जो 5,000 वाला शेयर होल्डर है उसका राइट 33.33%, 1/3 रह जाएगा ना। सो एडिशनल शेयर्स इशू करने पे हमको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट्स रिड्यूस हो जाते हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी में कम हो जाती है। चलो अगला बढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कुछ फीचर्स है, दे आर नॉर्मली क्यूमुलेटिव। हमने देखा था द डिविडेंड इज पेएबल इन द ईयर लॉस, डिविडेंड इज पेएबल इन द लॉस गेट्स कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर टिल देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट्स टू पे क्यूमुलेटिव डिविडेंड। जब तक लॉस है डोंट पे डिविडेंड, जब प्रॉफिट है पुराने साल के डिविडेंड्स भी आपको इस साल देने पड़ जाएंगे। So the rate of dividend is normally higher than the interest on debentures. Debentures आपको शायद 9, 10, 11 पे मिल जाए, पर प्रेफरेंस शेयर्स आपको डिविडेंड्स उसके हायर रहेंगे, 16% के आसपास को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। चलो अगला आता है इसके बाद हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड फॉर्म मतलब आप उसको कन्वर्टिबल फॉर्म में इशू कर सकते हो या आप उस पर रॉयल्टी पे कर सकते हो। आप ऐसा कुछ हाइब्रिड फॉर्म कर सकते हो कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको पर यूनिट सेल्स के ऊपर रॉयल्टी दूंगा, या मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा फॉर फिक्स्ड इतना टेन्योर, बाकी रॉयल्टी दूंगा। आप उसको हाइब्रिड मेथड में लेके जा सकते हो। चलो उसके बाद है क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड। इसको CCPS बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एज द नेम सजेस्ट, पहला तो क्यूमुलेटिव, लॉस के टाइम नो डिविडेंड, प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड देना। कन्वर्टिबल मतलब इक्विटी में उनको मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा, मैं उनको इक्विटी शेयर्स दूंगा। जब मैं उनको रिडीम करूंगा, यहां लिखो कन्वर्टिबल एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सो जब मैं उनको रिडीम करूंगा तब मैं उनको पैसा ना देके मेरे इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, मैं उनको मेरी कंपनी में होल्डिंग दे दूंगा। चलो बहुत सिंपल। इसके बाद एक पॉइंट रह गया, क्या लिखा है, प्री डिसाइडेड फ्यूचर डेट और एन अर्लियर स्टेज एंटर आलिया आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे फॉर 10 years, बट मेरी कंपनी हैज़ डन रीजनेबली वेल, अनएक्सपेक्टेड मुझे प्रॉफिट्स हुए, सो आई कैन रिडीम इट आफ्टर 5, 7 और 8 years। अगर मैं ना चाहूँ तो उसको 10 साल तक ना खींचूँ, 5 साल 7 साल में पूरा का पूरा प्रेफरेंस कैपिटल रीपे कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप एक बार रीड करना। क्यूमुलेटिव मतलब अर्रियर्स ऑफ डिविडेंड विल अक्यूमुलेट, मेरे को अर्रियर डिविडेंड अक्यूमुलेट मिलेगा, डिविडेंड तो मिलेगा बट कब मिलेगा वो नहीं पता। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब नो राइट टू अर्रियर डिविडेंड, अगर प्रॉफिट हुआ इस साल तो इस साल दूंगा, अगर इस साल लॉस हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव में ऐसा होता है कि इस साल नहीं दिया तो अगले साल दूंगा, अगले साल भी नहीं दिया तो और अगले साल दूंगा। तो उसमें डिविडेंड इकट्ठा होते जाता है, अक्यूमुलेट होते जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। रिडीमेबल, सारे ही रिडीमेबल होते हैं, रिडेम्पशन तो करना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स का, अगर पैसा लिया है तो वापस चुकाना ही पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो अपन ऊपर बात कर रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आप पार्टिसिपेटिंग भी रख सकते हो, कहाँ गया, चलो जहां भी हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स में पार्टिसिपेटिंग भी रख सकते हो। पार्टिसिपेटिंग का मतलब कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर मैंने इक्विटी को भी चुका दिया फिर भी पैसा बचा है, हालांकि वो पैसा इक्विटी का है, तो मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा अपनी खुशी से दे सकता हूँ। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जो दिया वो फिक्स, इसके बाद कुछ और मत मांगना। चलो
अगला आता है कन्वर्टिबल, ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। मैं उनको पैसा ना दे के इक्विटी शेयर्स भी ऑफर कर सकता हूं। एडवांटेजेस क्या है? प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेजेस ये है, सबसे पहला इक्विटी, ईपीएस में डाइल्यूशन नहीं होता, नो डाइल्यूशन इन ईपीएस। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं उनको इक्विटी नहीं दे रहा, मैं उनको मैं उनको इक्विटी नहीं दे रहा, मैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ। इक्विटी में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर बढ़ा दूं तो मेरा एग्जिस्टिंग होल्डर डाइल्यूट हो जाएगा, बट ऐसा प्रेफरेंस के केस में नहीं होता। प्रेफरेंस के केस में अगर मैं देता हूं तो उनको फिक्स्ड पेमेंट करना होता है, नो डाइल्यूशन इन इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगला है एडवांटेज ऑफ लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉफिट 10% 12% पे ग्रो कर रहा है एंड आप प्रेफरेंस शेयर को चुका रहे हो 8% से 9% पे, तो आपको 3% का जो है आपको लेवरेज मिल गया, आपका एडिशनल प्रॉफिट्स आ गया। आपने पैसा बोरो तो किया प्रेफरेंस शेयर्स 9% पे, बट आप उनका रिटर्न उस पैसे से अर्न कर रहे हो 12%। सो ये जो डिफरेंस होता है 3% का, इसको बोला जाता है लेवरेज। मैं लेवरेज लेके एडिशनल पैसा और बोरो कर लूँ कि मुझे ये 3% का बेनिफिट जो है वो बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद है नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स डज नॉट फोर्स अ कंपनी इनटू लिक्विडिटी। चलो, यही अगर डिबेंचर होता, डेट होता, तो कंपनी को लिक्विडिटी करनी पड़ जाती, कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ सकता था अगर डिबेंचर होल्डर्स को आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। सो डिबेंचर होल्डर्स आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट करो, कंपनी को बेचो, हमको हमारा डिविडेंड एंड पैसा चाहिए। जबकि प्रेफरेंस शेयर वाले ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेसिक कंडीशन ही यही है, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिबेंचर तो प्रेफरेंस वालों को मैं पैसा दूंगा, वरना प्रेफरेंस वालों को पैसा नहीं दूंगा। अगला है नो रिस्क ऑफ टेक ओवर। इस पैसे को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिवेंचर्स होते, डेट होते, तो उस लोन को दूसरी पार्टी आके टेक ओवर कर जाती कि ओके, आपको उन डिवेंचर्स को आप 12% नहीं चुका पा रहे हो, हम आते हैं, हमको आप सिर्फ 11% चुका देना, सिर्फ 10% चुका देना, उनका डेट हम पूरा रीपे कर देते हैं एंड आगे से आप जो ईएमआई दोगे वो हमें दोगे। इसको बोलते हैं टेक ओवर। तो प्रेफरेंस में टेक ओवर का रिस्क जनरली नहीं रहता है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर फिक्स्ड एंड प्री डिसाइडेड। आप जब इशू कर देते हो तभी आप बोल देते हो कि मैं इतने % पे फिक्स डिविडेंड दूंगा, मेरा ये प्री डिसाइडेड है, मेरा ये फिक्स्ड है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स कैपिटल कैन बी रिडीम्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मेरी कंपनी का 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ पे डेट नहीं है एंड यहाँ पे डेट है। चलो, इसको पूरा नीचे ले लेते हैं रादर। ठीक है, सो मेरी जीपी है 10,000, यहाँ डेट नहीं है, वहाँ डेट है। माइनस मैं करूँगा सबसे पहले इंटरेस्ट। मैंने मान लो 2,000 का इंटरेस्ट चुकाया, जो कि मैं यहाँ चुकाऊँगा क्योंकि यहाँ मेरे पास डेट है, यानी यहाँ डेट नहीं है। यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 10,000, यहाँ पे आया 8,000। माइनस मैं करूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड, वही सेम अमाउंट का, मान लो 3,000 का, यहाँ पे भी 3,000 माइनस किया, सो यहाँ पे बच गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ बच गया 7,000, यहाँ बच गया 5,000। सो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है इट इज़ टैक्स डिडक्टिबल, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट चुकाया है डेट वालों को, डिबेंचर वालों को, तो मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स शील्ड मिलेगा। बट इक्विटी में और प्रेफरेंस में नो टैक्स शील्ड, मुझे टैक्स के सामने चार्ज करने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ सेम लिख सकते हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नो चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट। हम डेट में प्रॉफिट के सामने उसको चार्ज करते हैं, अपना प्रॉफिट कम करते हैं एंड देन टैक्स पेमेंट कम होता है। बट इक्विटी एंड प्रेफरेंस के केस में वैसा नहीं होता। हम डेट के हम उसको प्रॉफिट के सामने चार्ज नहीं करते, रादर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने जो प्रॉफिट कमाया वो हमने हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो अगला है क्यूमुलेटिव इन नेचर। हमें पता है कि इसका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि जिस साल लॉस किया उस साल का पैसा उस साल नहीं चुकाना, बट आगे के साल में तो जाके चुकाना पड़ेगा, आगे फ्यूचर में तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। ऑल्सो इफ दीज डिविडेंड्स आर नॉट पेड, नो डिविडेंड कैन बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आप इनको नहीं दे रहे, अगर इनके लिए आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप ये कैसे दोगे, ये भी आप नहीं दे पाओगे। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद में कुछ प्रॉफिट बच रहा है तभी आप इक्विटी को दे सकते हो, वरना आप इक्विटी वालों को भी प्रॉफिट नहीं दे सकते। चलो ये एक बार आप रीड कर लेना, सेल्फ रीड में लिख दूं इसको। अगला आता है रिटेन अर्निंग्स। ये बोला जाता है इंटरनल सोर्स। अब तक जो हमने देखे थे वो सारे थे एक्सटर्नल सोर्सेज, इक्विटी, डेट, ये सब था एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड ये हुआ इंटरनल सोर्स। कुछ भी नहीं है, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस या पास्ट ईयर्स होता है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, बाहर से ना रेस करके अंदर से पैसा यूज़ कर लेता हूँ। चलो अगला है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के कुछ फीचर्स क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेशंस। हो सकता है एक डिवेंचर 100 रुपये का हो सकता है एक डिवेंचर 1000 रुपीज़ का हो सकता है एक डिवेंचर 1 लाख रुपीज़ का भी हो। सो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में हो सकते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 टाइप के डिवेंचर्स इशू करना चाहता हूँ, एक जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो, दूसरा जिसका 12% हो। इसमें मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी डाल दूं कि शायद ये अच्छा ना हो एंड ये हो, या मैं इसमें कुछ टीएनसी ऐसे डाल दूं कि मुझे ये ना अच्छा लगे और ये अच्छा लगे। सो दोनों रेट के डिवेंचर कंपनी इशू कर सकती है, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। अगला है डिबेंचर ट्रस्ट डीड गवर्न करेगा रीपेमेंट, टेन्योर, डिबेंचर्स की A to Z तक कहानी जो भी है सब कुछ डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर जाएगी। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर ही सब पूरी कहानी जाएगी। विच लिस्ट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिबेंचर्स आर फ्लोटेड। जो डिबेंचर्स मार्केट में मैंने फ्लोट किए हैं उसके टीएनसीज उस डीटीडी डिबेंचर ट्रस्ट डीड इसके अंदर लिखी हुई होती है। डिबेंचर्स आर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट मतलब 5 to 7 या 8 years। ओके, नॉर्मली पीरियड वेरीज फ्रॉम 3 to 10 years। मैंने जनरली देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी कंपनी 10 साल के डिबेंचर्स बहुत कम रेज करती है। नॉर्मली 5, 6, 7 years इज अ स्वीट पीरियड, गुड टाइम टू रिडीम योर डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी का भरोसा नहीं है, आज चल रही है 10 साल बाद ना चले तो मेरा पैसा रिस्क पे है। 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद मैं पैसा मेरा विड्रॉ कर ही लूंगा, रिपेमेंट चालू करवा दूंगा। डिबेंचर्स में भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। हो सकता है मैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर दूं कि मैं सामने कुछ सिक्योरिटी ना दूं, मैं सिर्फ पब्लिक से पैसा ले लूं, उनको डिबेंचर इशू कर दूं, सामने कोई तरह की सिक्योरिटी ना दूं। विजाविज दूसरा एक होता है कि मैं डिबेंचर्स के सामने उनको सिक्योरिटी दे दूं कि मैं आपसे पैसा तो ले रहा हूं, सामने मेरी लैंड बिल्डिंग ले जाओ, जमीन ले जाओ, ये मैं आपको रखूंगा एंड मुझे आप अपना पैसा दे दो। मे और मे नॉट बी लिस्टेड। हो सकता है डिबेंचर्स को लिस्ट करना पड़े, हो सकता है लिस्ट ना भी करना पड़े। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज क्वाइट लो एंड चार्ज अगेंस्ट एन एक्सपेंसिव बिफोर टैक्स। ये रहा अपना प्रॉफिट, चार्ज एज एन एक्सपेंस बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले हम उसका चार्ज कर देते हैं डिबेंचर्स को इंटरेस्ट। डिबेंचर्स में बी नॉन कन्वर्टिबल, दे में बी फुल्ली कन्वर्टिबल। हो सकता है मैं यहाँ पे कैश रिडेम्पशन करूं, हो सकता है मैं यहाँ पे नो कैश ऑन रिडेम्पशन, मैं यहाँ हो सकता है शेयर्स
ऑफ इक्विटी इन रिडेम्पशन, हो सकता है मैं उनको इक्विटी के शेयर्स दे दूँ रिडेम्पशन में। चलो, और है पार्टली कन्वर्टिबल, मतलब अगर आपके डिबेंचर्स 100 रुपये के हैं तो मैं 60 रुपीज़ का तो आपको कैश दे दूंगा, बाकी जो 40 बच जाता है उसका आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल इशू कर दूंगा। सो ये मैंने पार्टली कन्वर्ट किए, पार्टली रीपे किए, ऐसा केस भी बन सकता है। अदर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये सेल्फ रीड है, एक बार खुद से रीड करना। बियरर मतलब जो ट्रांसफरेबल है, कि जिसके हाथ में डिबेंचर होगा उसको पैसा दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मतलब जिसके नाम पे रजिस्टर होगा उसको पैसा दिया जाएगा। मॉर्गेज, नेकेड, सिंपल, रिडीमेबल, एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे डाउट पोस्ट करना, आपको आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं डिबेंचर्स के? पहला है इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, डेट नहीं है, डेट है, चलो। सो मेरी कंपनी का जीपी सेम नंबर लूँगा 10,000, मुझे इंटरेस्ट चुकाना है डेट वालों को, फॉर एग्जांपल 2,000, क्योंकि यहाँ डेट नहीं है, नो इंटरेस्ट, यहाँ डेट है, मैं 2,000 का इंटरेस्ट कंपनी को पे करूँगा। इसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ समझो 10,000, यहाँ पे आया 8,000। अब क्योंकि मैंने डेट पे इंटरेस्ट चुकाया, हो वाह वाह, मेरा प्रॉफिट 2,000 रुपये से कम हो गया। ये मेरा टैक्स के अगेंस्ट एक शील्ड है, चार्ज है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है। सो मुझे टैक्स जो चुकाना है एट 20%, यहाँ चुकाऊँगा 2,000, यहाँ चुकाऊँगा 1,600 रुपये, एंड यहाँ मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा 8,000, यहाँ आएगा 6,400। सो मेरे इसमें कितना डिफरेंस है? 8,000 माइनस 20% 6,400। चलो, अब क्योंकि मैंने 2,000 रुपये का इंटरेस्ट चुकाया ऑन डेट, मैंने टैक्स कितना सेव किया? देखो, टैक्स सेव किया मैंने 400 का, विच इज़ नथिंग बट 20% ऑफ इंटरेस्ट। जितना जितना मैंने डेट चुकाया उतना उतना मैंने 20% टैक्स बचाया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंगली यहाँ पे जगह कम है, सपोजिंगली यहाँ पे 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो, मैं पूरा का पूरा 10,000 रुपये का डेट चुका दूँ। सो मेरा नेट प्रॉफिट ज़ीरो आ गया, टैक्स ज़ीरो, अर्निंग ज़ीरो। सो क्योंकि मैंने जितना डिबेंचर्स को इंटरेस्ट चुकाया उतना उतना मैंने टैक्स बचा लिया। चलो, सो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। सबसे बड़ा मेन एडवांटेज डेट का यही है कि हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ लिखो टैक्स बेनिफिट या शील्ड। हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे फिर से ये कवर हुआ है। डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि डिबेंचर्स वाले डेट होल्डर्स है, वहाँ हमारा प्रॉफिट डाइल्यूट नहीं होता। हमारा इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग डिसीजन मेकिंग अनहैम्पर्ड रहता है, वहाँ डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में नहीं जाता। पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस इशू इज एडवांटेजियस। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैसे बेनिफिशियल है। अगर मेरा इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं अगर आज पैसा नहीं डालूंगा तो मेरा शायद 15-20% का नुकसान हो जाएगा। सपोजिंगली मैं एक बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई चीज़ के ऊपर से सब्सिडी हटा रही है, या फिर आप ये मानो कि गवर्नमेंट कोई चीज़ के, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, मेरी कोई इंडस्ट्री है जहाँ मैं पेट्रोल बहुत एक्टिवली यूज़ करता हूँ, एंड गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइजेस 20% से रेज कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को पेट्रोल मेरे प्रोडक्शन में बहुत काम आता है, 20% गवर्नमेंट प्राइस रेज कर रही है। अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं पेट्रोल लेके बहुत सारा लैक्स ऑफ लीटर को स्टोर कर लूँ ताकि मैं वो 20% के गैप से बच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेट रेज करूँगा, डिबेंचर वालों को बोलूँगा कि आपको 1 साल के बाद पैसा दूंगा, आप मुझे आज पैसा दो, मैं आपको 12% का इंटरेस्ट भी दूंगा।
सो मैंने क्या किया, 12% का पैसा रेज किया, उनको मुझे 12% पे करना है, मैं वो इन्वेस्ट कर दूंगा मेरे पेट्रोल के अंदर, मैं पेट्रोल के लैक्स एंड लैक्स लीटर का स्टॉक खरीद लूंगा आज ही एडवांस पेमेंट करके। सो मेरा 20% का कॉस्ट बच गया। सो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मेरा सेविंग हुआ इसमें 20% का, एंड सामने मेरे को कॉस्ट क्या लगा, सिर्फ एंड सिर्फ 12% का। सो मेरा सेविंग कितना हुआ, 8% का मेरा सेविंग हो गया। सो ऐसे इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेज इशू प्राइजेज डिबेंचर इशू इज एडवांटेजियस। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल हैज़ एन ऑब्लिगेटरी पेमेंट। हमारे प्यारे से अंकल जी जो थे लास्ट चैप्टर वाले, हमें उन्हें इंटरेस्ट प्रॉफिट हो चाहे ना हो चुकाना ही चुकाना है। पैसा प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बिजनेस चले ना चले, घर का पैसा घर बेच के भी हमें उन्हें पैसा चुकाना है, पर चुकाना था। अगला है कोवेनेंट्स आर रेस्ट्रिक्टिव। मतलब डेट वाले ना क्या करेंगे, जब आपको पैसा देंगे ना तो कुछ कंडीशन डाल देंगे कि दिस मनी कैनॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दिस मनी कैनॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग लैंड एंड प्रॉपर्टी, दिस मशीन इज टू बी दिस डेट फंड्स is to be only used for working capital purposes, or this capital is to be only used for buying machinery। so वो कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि हमारा पैसा इसी चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा क्यों करता है और समझता है, अगर आपने उस पैसे को मशीनरी ले ली, सो अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो मशीनरी बेच के अपना पैसा ले जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसके बाद है डिबेंचर फाइनेंसिंग एनहांसेस द फाइनेंशियल रिस्क। आपका रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट का एंड प्रिंसिपल का ऑब्लिगेटरी पेमेंट होता है, आपको तो चुकाना ही पड़ेगा। अगला है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज नीडेड एट रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन के टाइम पे आपको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो चाहिए होता है, क्योंकि मुझे डिबेंचर्स सारे के सारे एक साथ रिडीम करने हैं, मुझे मेरा कैश आउटफ्लो बहुत अच्छा चाहिएगा उस टाइम पे। चलो अगला है बेसिस डिफरेंस ओनरशिप। प्रेफरेंस वालों को मिलती है, डिबेंचर्स वालों को नहीं मिलती। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट, इसमें डिविडेंड पे होता है, इसमें इंटरेस्ट पे होता है। नेचर, ये जनरली हाइब्रिड फॉर्म में आते हैं, एंड ये पूरा प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये डेट नहीं है, ये डेट प्लस इक्विटी का मिक्सचर है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स रहता है, अदर डिविडेंड पेमेंट फिक्स रहता है, बट हम इनको इक्विटी का नेचर का ट्रीटमेंट देते हैं। सो दिस इज हाइब्रिड। चलो अपना अगला टॉपिक है बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉलेबल पुटेबल क्या होता है। So callable bond has a call option which gives the issuer to right to redeem the bond before maturity। मतलब at a predetermined price known as the call price। मतलब मेरे पास एक राइट है कि फॉर एग्जांपल हमारा इसका टेन्योर है बॉन्ड का 5 इयर्स का। सो मैं 1 2 3 4 5 आज ही मैं ईयर वाइज प्राइस डिसाइड कर दूंगा कि अगर आप ईयर 1 में रिडीम करोगे, मैंने इशू किया होगा मान लो इशू प्राइस 100 में, सो अगर आप ईयर 1 पे रिडीम करोगे सो आपको 108 पे रिडीम होगा, ईयर 2 पे करोगे सो 120 में रिडीम होगा, ईयर 3 पे करोगे सो 130 150 180। सो इस तरह से आपको बॉन्ड की प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है। ये प्राइजेस हाइपोथेटिकल है। सो आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस प्राइस पे बॉन्ड्स को रिडीम करवाना है। सो कॉलेबल बॉन्ड ये होता है कि इशूअर के पास एक राइट होता है, रिडीम इशूअर के पास होता है जिसने इशू किए हैं, ना कि जिसने बॉन्ड लिए हैं। सो अगर इशूअर चाहे कि मुझे पैसा रीपे कर देना है तो वो जल्दी रीपे कर सकता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पुटेबल बॉन्ड ये होते हैं कि गिव्स इन्वेस्टर, सो इसमें आप मार्क करना, इसमें राइट होता है विद द इशूअर, इसमें होता है विद द इन्वेस्टर। पुट ऑप्शन टू गिव बॉन्ड बैक टू द कंपनी बिफोर मैच्योरिटी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल वन वर्ड में समझाऊँ
कॉलेबल बॉन्ड्स में आप कॉल कर सकते हो, पुटेबल बॉन्ड्स में आप पुट कर सकते हो। कॉल करना मतलब बुलाना, मैं मेरे पैसे को वापस, मैं मेरे बॉन्ड को वापस मंगवा सकता हूँ, बुला सकता हूँ। पुटेबल बॉन्ड मतलब पुट करना, देना, मैं बॉन्ड जल्दी बेच सकता हूँ। सो कॉलेबल बॉन्ड मतलब कॉल करना, अगर इशूअर चाहे मुझे बॉन्ड आज रिडीम करने हैं, मैं अपने बॉन्ड को कॉल कर दूंगा, मुझे बॉन्ड वापस दे दो, अपना पैसा ले जाओ। वर्सेस पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड क्या होता है, मैं अपने बॉन्ड्स को आज ही पुट कर दूं, गिव देम, टेक अवे, दे दो, ले जाओ, लो मेरा बॉन्ड आप ले जाओ, मुझे इतने पैसे आप दे दो। सो कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड वेरी इजी, समझ में आ गया। हम बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं। FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं बट उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो बॉन्ड जो इंडियन करेंसी में इशू होता है बट मैं फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दिस बॉन्ड कम्स विद अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यूएस में, यूके में, लंदन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, इक्विवेलेंट टू 2-3-4%। सो क्योंकि वहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, सो उनके बॉन्ड की प्राइसेस या उनके बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत लो होते हैं। सो फॉरेन करेंसी FCCB बॉन्ड्स आर जनरली हैव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एडवांटेजेस क्या होता है, द इशूअर कैन गेट एक्सेस टू फॉरेन करेंसी एट वेरी लो कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं इंडियन हूँ, मुझे अगर यूएस में कुछ प्रोजेक्ट चालू करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा यूएस में, प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ के मैं बॉन्ड्स इशू कर दूंगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कंपनी इंडियन है बट मैंने फॉरेन बॉन्ड इशू कर दिए क्योंकि मैंने वहाँ पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस सेटल किया, तो मैंने वहाँ की पब्लिक को वहाँ के रेट में बॉन्ड इशू कर दिए, मुझे फॉरेन कैपिटल मिल गया। वरना क्या होता, मैं इंडिया वालों से पैसा उठाता, उसको यूएस में ट्रांसफ़र करता, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करता, फिर वहाँ लेता, एंड जब वापस रिडीम करना होता सो मैं पैसा वापस उनसे मंगवाता, वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता एंड देन पैसा रीपे करता। ऐसा इसमें नहीं होता है, मैं डायरेक्टली जहाँ जिस कंट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है उसी करेंसी में पैसा रेज करूँगा, उसी करेंसी में पैसा पे कर दूंगा। सो ये मेरा हुआ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगला होता है प्लेन वेनिला बॉन्ड। प्लेन वेनिला बॉन्ड इज नथिंग बट नॉर्मल बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड, सादा बॉन्ड, वेनिला बॉन्ड, नो फ्लेवर्ड, कुछ नहीं, ओनली प्लेन बॉन्ड। सो इसमें होता है मुझे नॉर्मली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टाइमली रिपे करना होता है, बस, नथिंग एल्स। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, इसका मतलब क्या होता है, मैं उनको एक ऑप्शन देता हूं कि आप मेरी सिक्योरिटी को एक फिक्स्ड टाइम के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैंने इसका एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2020 में एक बॉन्ड इशू किया फॉर ₹100। अब मैंने इसमें एक कन्वर्जन का ऑप्शन डाल दिया कि मैं इस बॉन्ड को रिडीम करूंगा 5 साल के बाद, बट अगर इन्वेस्टर चाहे तो ईयर 3 पे इसको कन्वर्ट करवा लेगा टू इक्विटी। सो ये हुआ कन्वर्टेबल नोट्स। ये काइंड ऑफ नोट्स होते हैं कि मैं नोट्स इशू करता हूँ एंड देन मैं बोलता हूँ मेरा रिडेम्पशन पीरियड 5 साल का है, बट अगर इन्वेस्टर्स चाहे तो ईयर 3 पे आएंगे मेरे पास, मेरे को अपना बॉन्ड देंगे, मैं उनको इक्विटी शेयर दे दूंगा, वो बन के कंपनी के मालिक। सो इसको बोला जाता है कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट्स। इसमें क्या होता है, जब मैं कन्वर्ट करता हूँ, जब मैं बॉन्ड टू शेयर्स जाता हूँ तो कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल, बट जब शेयर्स को बेचूंगा तब कैपिटल गेन टैक्स इज एप्लीकेबल। सो यहाँ लिखो, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल टू FRN ऑन conversion of FRN to other इंस्ट्रूमेंट। सो कन्वर्जन पे नहीं है बट बेचने पे तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपने 100 रुपये में बॉन्ड इशू किया और आपने उसको 120 में 3 साल बाद कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से 120 का है जो आज टैक्स नहीं लगेगा, बट मैं उसको 5 साल 10 साल बाद अगर 150 में बेचता हूँ, 100 से लेके 150 का पूरा मुझे टैक्स देना पड़ेगा ऑन सेलिंग। कन्वर्जन पे टैक्स नहीं है, सेलिंग पे टैक्स है, याद रखना। चलो अगला होता है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड ये होता है, इसमें एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है
और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली फिक्स रेट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने लगते हैं। यही लिखा है, फ्लोटिंग रेट वुड बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फिक्स रेट बॉन्ड इफ, कब, इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो प्रीडिटरमाइंड लेवल। चलो, मतलब अगर मैं रेपो से लिंक्ड बॉन्ड इशू करता हूं, यहां लिखो लिंक्ड टू इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉन्ड्स इशू किया, मेरा था रेपो प्लस 3%, ठीक है। सो रेपो रेट था 6.5% प्लस 3%, मैंने बॉन्ड इशू किया 9.5% पे। बट क्योंकि रेपो रेट रिसेंटली मार्च अप्रैल में कम हो गया, ये पहले 6.25 हो गया, फिर इसको 6.00 कर दिया, सो मेरा बॉन्ड का रेट आ गया 9%। सो इन्वेस्टर्स बोलेंगे हमारा तो रिटर्न कम हो गया, हमने 9.5 सोच के इन्वेस्ट किया था बट हमें अब 9 ही मिल रहा है। सो इसमें कंडीशन रखी जाएगी कि जैसे ही रेपो रेट 6 के बिलो जाएगी, अगर 5.95 भी होती है, सो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9 का फिक्स रहेगा, फिर ये चेंज नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट रेट फिर बाद में चेंज नहीं होगा। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट जैसे ड्रॉप होने लगता है, मेरा इंटरेस्ट रेट वहाँ लॉक हो जाता है और मेरे बॉन्ड का फिर वापस अगर बढ़ेगा तो भी नहीं चेंज होगा। सो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होते ही मेरा रेट लॉक हो गया, सो इसको बोला जाता है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। यहाँ भी एक फिक्स्ड गैप रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट आधा परसेंट 1% से ज़्यादा घट गया तो मेरा वहाँ रेट लॉक हो जाएगा। सो इसे कहा जाता है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझते अपने एग्जाम्पल से बहुत मजा आएगा। मैंने इसमें मुझे क्या है, इंटरेस्ट जो है अक्यूमुलेट होता रहेगा एंड मुझे पेमेंट मिलेगा एट मेच्योरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉन्ड इशू किया 100 रुपये में, 1 साल के बाद उसके ऊपर 9 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ, सेकेंड ईयर में फिर 9 रुपये का इंटरेस्ट अक्रू हुआ, सो मेरा बॉन्ड का वैल्यू हो गया 118। सो मुझे ये मिलेगा तो ऑन मैच्योरिटी, पर मैं अगर चाहता हूं तो 118 में ये इसको मैं आज थर्ड पार्टी को सेल कर दूंगा एट 118, सिंपल। सो उसका इन्वेस्टमेंट 118 जो उसको 18 रुपये वो 2 साल बाद मिल जाएगा एंड आज से जो बॉन्ड उसको अक्रू होगा इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। सो दिस इज वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस। It gives investors an option to exit, so it is more liquid than normal FRN. चलो अगला है yield curve note। yield curve note क्या है, एक structured debt security है, yield increases when prevailing interest rate declines। so इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, yield increases when interest rate declines and yield decreases when interest rate increases। कैसे होता है ये, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉन्ड मैंने इशू किया था 100 रुपये पे, ठीक है। सो अगर मैं 100 रुपये पे बॉन्ड इशू किया था एंड मैं बोलूँ मैं इसको रिडीम भी करूँगा 100 रुपये पे आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसको आप ये एग्जांपल समझने से पहले मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो लेक्चर है वो पूरा देख लेना, मैं इसको यहाँ पे लिंक में अटैच कर दूंगा, बट आप पूरा लेक्चर देखना, उसके बाद ये समझना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर मैंने बॉन्ड 100 रुपये पे इशू किया था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 95 है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मेरी यील्ड बॉन्ड की कम हो जाएगी, एंड अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यील्ड बॉन्ड की बढ़ जाएगी। इसका डिटेल्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलो इसको हटाओ एक बार। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इंटरेस्ट रेट कम होती है, सो मैंने जब इशू किया था एट इशू मैंने कहा था मैं आपको 9% का
इंटरेस्ट दूंगा। एट इशू मैंने कहा था मैं आपको 9% का इंटरेस्ट दूंगा। सो अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 9 से 8 हो जाता है या 9 से 10 हो जाता है, दोनों केस है। अगर इंटरेस्ट रेट घट गया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, सो अगर आपको कोई बॉन्ड इशू करे, खुद पे लो सब समझ में आएगा। अगर आपको कोई बॉन्ड इशू करे, आपको ये बोले कि मैं आपको 9% ऑफ इंटरेस्ट हर साल दूंगा, 100 रुपये में मैं आपको 9 रुपये हर साल दूंगा। अब अगर ये हो जाए कि आपको इंटरेस्ट रेट 8 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गया है, आपको मैं 8 रुपये ही ब्याज दे पाऊंगा, तो आप क्या करोगे? उस बॉन्ड को खरीदोगे या बेचोगे? ऑब्वियसली बेचोगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जितना सोचा था उतना मिल नहीं रहा है, मैं उसको बेचने लगूंगा तो कोई खरीदने वाला होगा नहीं, बॉन्ड की डिमांड रहेगी नहीं, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो घट जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके प्राइस हो गया 95, ठीक है। अब 95 पे मुझे पहले मिल रहा था फर्स्ट केस में 9/100, दैट इज 9%, बट अब मुझे मिल रहा है 8/95। So this is basically 8/95, it is 8.42%। So मेरा yield जो है क्या 8 से बढ़ा? Yes। तो मेरी बॉन्ड की प्राइस घटी, इंटरेस्ट रेट घटा तो yield बढ़ा। सेम केस अगर मैं बोलूँ कि जब इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो गया तो आपने सोचा था मुझे 9% मिलेगा, बट आपको 10% मिल रहा है। सो आपको इसमें डिमांड और बढ़ेगी, आप बोलोगे मुझे और बॉन्ड चाहिए। तो जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर इसका प्राइस मान लो 110 हो गया एंड आपको 10/110 अगर देखा जाए, सो आपको मिल जाएगा 9.09। तो क्या आपका इंटरेस्ट के बढ़ने से यील्ड घटा? आपका यील्ड था 10%, वो आपका हो गया 9%, तो यहाँ आपका यील्ड घट गया। बहुत अच्छा है, ध्यान से शांति से वापस रिवाइंड करके समझना, इसको समझ में आ जाएगा। अगला है यूरो बॉन्ड। Euro bond is nothing but normal bond traded in euro currency. Euro bonds are issued or traded in a country using a currency other than the one which is bond is denominated। मतलब मैं बॉन्ड इंडियन है बट मैं उसको बॉन्ड मेरे यूरोज है बट मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन कंट्री में, या बॉन्ड इंडिया के है मैं ट्रेड कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्री में, नथिंग, सिर्फ नाम अलग है उसका। बढ़ते आगे।